हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी, आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज मैं आपको एक अनदर एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। आई नो, आई एम सो सॉरी, कल मेरा लेक्चर नहीं आया। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ भी रहते हैं, पर कभी कभी मैम को भी इंसान समझो यार, 365 दिन तो मेरे लेक्चर देखते ही हो। तो आज हम पढ़ने वाले एक अनदर एबायोटिक फैक्टर जो कि है वाटर। ठीक है, वाटर 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 वाटर। चलिए देखते हैं क्या है। छोटा सा लेक्चर है, प्यारा सा लेक्चर है, पढ़ने में मजा आएगा। हमने जो इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर डिस्कस कर लिए वो कौन कौन से हैं बच्चों? लाइट और टेम्परेचर। हालांकि वाटर को मुझे टेम्परेचर के बाद डिस्कस करना चाहिए था, पर मैंने लाइट डिस्कस कर लिया क्योंकि लाइट थोड़ा बड़ा था। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि ये अच्छा से आपको समझ में आया होगा। अगर आप नीट या IIT क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारी वेल क्वालिफाइड टीम को फॉलो कर सकते हैं। दे आर ट्रेमेंडस, और उसका एक मेंबर मैं हूं। तो याद रखिएगा कि जहां पर भी शिप्रा मैम होगी तो वहां नीट का सिलेक्शन तय है। तय है मतलब तय है। ठीक है, चलिए तो हम लोगों को आज शुरू करना है एबायोटिक फैक्टर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वाटर के बारे में। आइए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो मैंने आपको बताया था हम लोगों ने क्या क्या अभी तक डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है क्या क्या, बताइए मुझे। सबसे पहले अपन ने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ध्यान से समझिएगा, हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया इस चैप्टर में। हमने डिस्कस किया है कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, क्या बनाते हैं भैया जी? पॉपुलेशन बनाते हैं। ये अपन ने डिस्कस कर लिया था। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई दिक्कत थी। ठीक है, जब डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मिलती है, ध्यान से सुनिए, जब आपकी डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन मिलती हैं तो क्या मिल जाता है, क्या बनता है बच्चों? ये बनता है इकोसिस्टम। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर जब डिफरेंट इकोसिस्टम मिलते हैं तो क्या बनता है? बायोम बनता है, राइट। और फिर जब बायोम बनते हैं, मिलते हैं, तो बनता है बायोस्फीयर। ये हम लोगों ने पिछली 2-3 क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। इस पूरे चैप्टर में व्हाट यू हैव टू लर्न, हम लोगों ने डिस्कस करना है पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन इंटरैक्शन के बारे में, जो कि आगे चल के आपको इसके लेक्चर्स मिलेंगे। और आपको इस चैप्टर में डिस्कस करना है बच्चों इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, ये भी डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत बायोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो इकोसिस्टम होते हैं इनको फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? द फैक्टर में भी बायोटिक। ठीक है, ये डिस्कस हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, ये होते हैं बायोटिक और इट में भी एबायोटिक। ठीक है, तो फैक्टर जो होते हैं वो बायोटिक और एबायोटिक दोनों हो सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब एबायोटिक फैक्टर में हमने क्या डिस्कस करना है? लाइट, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे पहले वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इससे सवाल आता ही आता है, टेम्परेचर। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे वाटर और फिर बचेगा सॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट होगा। तो हम लोगों ने कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर कंप्लीट कर लिए? टेम्परेचर वी हैव डन, लाइट वी हैव डन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाटर के बारे में। तो ये हुआ एक क्विक रिवीजन जो हमने कुछ क्लासेस में डिस्कस किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। सो आज हमने सुनाना है शिप्रा मैम को, आपको क्या आपको सुनाना है बच्चों जी? बताऊं मैं? आपको सुनाना है वाटर के बारे में। ठीक है, ओहो ये क्या हुआ? चलो, आपको सुनाना है क्या बच्चों? वाटर के बारे में। चलिए देखते हैं वाटर क्या है। डन? ओके, सो वाटर जो है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ा होगा कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, वाटर में सब कुछ घुल जाता है। लोग ऐसे कहते हैं तेरा पेट खराब हो गया तो तू पानी पी ले। लोग ऐसे कहते हैं ओ तुझे बहुत गर्मी लग रही, पानी पी ले। ओ तुझे चक्कर आ गया, पानी गिरा दो इसके मुंह पे। ओ तुम्हारे बालों में गंध आ रही, नहा लो जाके। तो एवरीथिंग, एवरी डेली लाइफ इज रिलेटेड विद द वाटर ओनली बच्चों। हर डेली लाइफ जो है वो किससे रिलेटेड है? पानी से रिलेटेड है। इसका मतलब ये कि अगर आपके एनवायरमेंट में पानी ना हो तो आप फंस सकते हैं बच्चों। ये बात आपको पता होना चाहिए। पानी के बिना जो है आदमी जीवित नहीं रह सकता है। तो अगर आदमी जीवित नहीं रह सकता है बच्चों, तो फिर जो है पेड़ पौधे कैसे जीवित रहेंगे? पानी की अवेलेबिलिटी सब जगह एक जैसी नहीं होती है। ये बात भी आपको पता है कि अगर आप सोचे कि रेगिस्तान में वैसा ही पानी है और अगर ट्रॉपिकल रीजन में वैसा ही पानी है, तो ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश में जैसा पानी वैसा राजस्थान में पानी नहीं है, या राजस्थान में जैसा पानी वैसा हिमाचल प्रदेश में पानी नहीं है। तो हर जगह अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल एरिया पानी का जो अमाउंट है वो बढ़ता और घटता रहता है। उसके हिसाब से वहां पर वेजिटेशन और एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि लाइट एंड टेम्परेचर दोनों साइमल्टेनियसली काम करते हैं। जहां पर भी लाइट कम होती है वहां ऑलरेडी टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही वाटर का बहुत बड़ा रोल है। वाटर कम या वाटर ज्यादा हो जाए तो वहां पर अलग अलग प्रकार की स्पीशीज और अलग अलग प्रकार का वेजिटेशन होने लगता है। तो आज हम ये सीखने वाले हैं कि एक जो वाटर है अपना, वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है आपका इकोसिस्टम। क्या वाटर
एक रीजन हो सकता है एक नए प्रकार का इकोसिस्टम बनाने के लिए? तो आपका आंसर है यस, ठीक है। आपका जो वाटर होता है, जो एबायोटिक फैक्टर है, ये एक नया इकोसिस्टम बनाने में मदद करता है। समझ में आई बात? वाटर अवेलेबिलिटी इज वन ऑफ द, मतलब मैं बताऊं टेम्परेचर के बाद दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर वाटर ही है। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, नया इकोसिस्टम डेवलप होगा, उसके बाद वाटर के बढ़ने घटने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से वहां नए प्रकार की वेजिटेशन और नए प्रकार के प्राणी पैदा होने लग जाते हैं। अब आइए डिस्कस करते हैं कि वाटर की क्या कहानी है इनटू द इकोसिस्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इनटू योर इकोसिस्टम? चलिए शुरू करें बच्चों, छोटा लेक्चर है, आपके एनसीईआरटी में थोड़ा दिया पर अपने को डिस्कस पूरा करना है। चलिए देखते हैं वाटर क्या है। आपको पता है कि लाइफ जो होती है वो, मैंने क्या बोला यार, अगर पानी नहीं है तो क्या है? जब पानी ही नहीं रहेगा आपके पास तो जीवन नहीं रहेगा। तो लाइफ इज ओरिजिनेटेड बाय द वाटर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो जीवन है वो वाटर की उपस्थिति में ही जन्मा है। ये याद रखिएगा कि जब तक अर्थ में वाटर नहीं था, जब तक अर्थ में वाटर नहीं था तब तक ऑक्सीजन नहीं निकल सकती थी, और जब तक ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तब तक जो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो नहीं बनेंगे। तो अगर आपको अर्थ में अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना है तो पानी अपने को चाहिए। पहले अर्थ क्या थी? बहुत गर्म थी, तो पानी जो था वो वेपराइज होकर ऊपर चला जाता था। जब आप थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो आपको सही साठ समझ में आ जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके एनवायरमेंट में, आपके इकोसिस्टम में पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी हो। अब ये तो कहानी जो पहला लाइन बोल रहा है, द लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड इट्स सस्टेनेबल विदाउट, क्या लिखा है? एंड इट इज, ये क्या लिखा है? तो कुछ गड़बड़ लिखा है। लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, बिल्कुल सही है कि वाटर जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है पानी से ही हुई है। और लाइफ जो है वो नॉट सस्टेनेबल, ऐसा लिखना चाहिए, नॉट सस्टेनेबल विदाउट वाटर। आपकी लाइफ जो है वो बिना पानी के सस्टेन नहीं कर सकती, तो यहाँ नॉट आप ऐड कर लीजिएगा नोट्स में, ठीक है। नाउ अब आपको मैं बात करूं कि मैम जो है सेल है। अब अगर मैं बात करूं कि सेल में क्या क्या है बच्चों, तो मैम सेल में एक पानी होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो एवरी साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं बच्चों? सेल ऑर्गेनल होते कि नहीं होते? हर सेल के अंदर क्या होते हैं? बोलेंगे मेरे साथ, क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनल, बेटा जी सेल ऑर्गेनल और आपका साइटोप्लाज्म, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मैम ये जो है ना, ये लल्लू चीजें जो आप पढ़ाती रहती हुई, हम जो है ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे आप, मैं मानती हूँ। पर कई बार ऐसा होता है कि छोटी चीजें हमको समय पर याद नहीं आती और हमारा लेक्चर जो है वो लिंकअप नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर छोटी सी बड़ी सी चीज से डिटेल एवरीथिंग जो है आपको क्रिस्टल क्लियर, नीडल क्लियर होना चाहिए, नीडल जैसा शार्प होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेल ऑर्गेनल्स में, सेल के साइटोप्लाज्म में पानी जो है हर जगह पाया ही पाया जाता है। तो आपने कभी फील किया होगा ना कि जब आप पानी कम पीते हैं तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है, तो आपकी सेल जो होती है वो ऑस्मोसिस करने, मतलब बेसिकली वाटर बैलेंस करने के लिए पानी लूज करती है, तो सेल डिहाइड्रेट हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं पानी पियो, बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। तो सेल जब पानी लूज करने लगती है तो यू फील डिहाइड्रेटेड, जैसे कि आपकी स्किन का फटना, जैसे होठ का फटना, ठंड में जो होता है क्या होता है? आपकी सेल पानी को लूज करने लग जाती है क्योंकि आप पानी ज्यादा नहीं पी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन फील होता है, आपकी सेल डिहाइड्रेट होती है, आपको रूखा फटा हुआ फील होता है। मोर देन 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज फिल्ड विद द वाटर। इसमें कोई नई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको पता है नहीं पता, अगर नहीं पता तो आज जान ही गए होंगे, ठीक है। 71% पानी, पर सारा पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वहां पे बहुत, अपने यहाँ तो इतना सारा पानी समंदर वाला है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द वाटर इज कॉल्ड एज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। हाँ मैम, ये भी पता है कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो भी पानी में पाए जाएंगे उनको हम एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब यहाँ पर कहानी लेक्चर का अब एडवांस लेवल हम मूव कर रहे हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर इज वेरी वेरी मैटर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, ओके। सो अगर कोई ऑर्गेनिज्म बच्चों मैराइन एनवायरनमेंट में रहता है तो इसका मतलब ये कि वो जो है ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर सकता है। अब तुम्हें जाके सॉल्ट में डुबा दिया जाए तो तुम नहीं टॉलरेट कर पाओगे, तुम मर जाओगे, ठीक है। अगर किसी अर्थ पे पाए जाने वाले नॉर्मल पानी पे, एक्वेटिक फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले किसी ऑर्गेनिज्म को मैराइन एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो वो भी मर जाएगा। कहाँ पढ़ाएंगे हम लोग? मैंने आपको ये लेक्चर जो है ये पढ़ाया हुआ है क्लास 11th में, ठीक है।
नाउ तो इसका मतलब ये कि कोई भी वेजिटेशन है, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पर ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न है कि वहाँ पर आपका जो है क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है। ऐसा तो नहीं कि जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा सलाइन है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ सलाइन है या वहाँ सैलिनिटी बहुत ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा है, ऐसा तो नहीं कि वो वाटर बहुत ज़्यादा प्योर है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वाटर आपका जो वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिज्म का टाइप होता है वो बदल जाता है। समझ में आ गई बात? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़े। अब अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वालिटी ऑफ वाटर बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। क्वालिटी जो है बच्चों, क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मैटर करती है और अमाउंट भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आई बात? क्वालिटी एंड अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी कौन सी स्पीशीज़ बनेगी। अगर क्वालिटी की बात करूं, ठीक है, क्वालिटी की बात करूं तो ये ज़्यादातर एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वाटर किसको इफेक्ट करते हैं? एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं। क्लियर है? अब मान लीजिए क्वालिटी मैम कैसे कह रही हूँ आप बताओ जरा। एक होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए, अगर आपको समंदर में फेंक दिया जाए और अगर आपका नमक का कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली नमक का कॉन्सेंट्रेशन समंदर में ज्यादा होगा, तो अगर आप मान लीजिए कि आपकी सैलिनिटी ज्यादा है, ठीक है, सैलिनिटी ज्यादा है, सैलिनिटी, ठीक है, मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ला 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 ला, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो एनिमल्स होंगे, एग्जाम्पल यहाँ पर एक फिश होती है जिसे कहते हैं साल्मन। क्या कहते हैं बच्चों? साल्मन। साल्मन जो एक फिश होती है ये मैराइन फिश है, ओके, और ये है ब्रॉड रेंज टॉलरेटर ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है? ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्ट का टॉलरेंस होता है। सो सैल्मन इज़ अ फिश जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक का टॉलरेंस, मतलब वहाँ पाई जाती है जहाँ बहुत ज़्यादा नमक होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है और आपकी फिश वहाँ पर रहती है जहाँ बहुत ज़्यादा नमक पाया जाता है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे हम कहते हैं बच्चों जी क्या? उसे हम कहते हैं यूरी हेलाइन। क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं यूरी हेलाइन। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपका एनिमल बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट को टॉलरेट करता है, मतलब ये मानिए कि मतलब समंदर में ही रहता है, मतलब कितना नमक होता है यार, तुम्हें डुबो दिया तो तुम जिंदा रहोगे क्या? नहीं मैम, हम तो नॉर्मल पानी में जिंदा रहने ही बहुत है, तो आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट करते हैं उन्हें हम यूरी हेलाइन कहते हैं। एग्जाम्पल इज साल्मन, ठीक है। अगर आप सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे, सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं चाहिए है, ओके, ज्यादा ब्रॉड रेंज सैलिनिटी आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, तो आप हैं बच्चों स्टेनोहेलाइन, ठीक है। क्या है बच्चों? स्टेनोहेलाइन। क्लियर है? समझ में आई बात? जैसे कि एग्जाम्पल आपको बताती हूँ शार्क, ठीक है। शार्क जो है मैम ये भी तो एक्वेटिक फिश है, ये भी तो समंदर में रहती है मैम, फिर ये क्यों स्टेनोहेलाइन है? यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्टेनोहेलाइन मतलब नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस, ठीक है, नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस। क्लियर हो गई बात? सो ये हो गए नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस, ये ज्यादा सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर सकते। कौन मेरे बच्चों? आपकी शार्क। मैम पर फिर भी ये तो रहती समंदर में ही है। अगर मैं बात करूं कि समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म ज्यादातर क्या एक्सक्रीट करते हैं, तो आप आंसर करोगे अमोनिया, ठीक है। उसका अमोनिया है, अमोनिया में है बहुत ज्यादा विषाक्तता, ठीक है, ये है सबको सताता, ओके। तो ये याद रखिएगा कि जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, वो क्या निकालते हैं एक्सक्रीशन के तौर पे? अमोनिया निकालते हैं, क्योंकि आसपास बहुत ज्यादा पानी है तो अमोनिया निकाल भी देंगे तो अमोनिया घुल जाएगा, क्योंकि अमोनिया ना बहुत 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 टॉक्सिक होता है लल्ला। तो अगर वो अमोनिया निकाल भी देंगे तो पानी में घुल जाएगा, अमोनिया ज्यादा दूसरों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं बात करूं लल्ला शार्क की, तो शार्क जो होता है ना वो यूरिया जो है बाहर निकालता है। ऐसा क्यों होता है शार्क के साथ? शार्क ज्यादा ब्रॉड रेंज ऑफ सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपने बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए क्यों करता है? वाई ऐसा क्यों? वाई 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 ये इसलिए ऐसा है टू मेंटेन, वाई ऐसा क्यों करता है? टू मेंटेन द ऑस्मोटिक, कितना गंदा लिख रही हूं मैं, ऑस्मोटिक
बैलेंस ऑफ बॉडी। किसी बच्चे ने मुझे बोला था कि बहुत बड़ा लिखा करिए। बेटा मैं इससे बोर्ड में क्या बड़ा लिखूंगी यार, इतना सारा लिखना है तो एक ही बार लिखना, मतलब ऐसे बोर्ड चेंज नहीं कर सकती ना बार बार, इसलिए ऐसा लिखती हूँ। तो थोड़ा सा जब मैं बोलती हूँ ना तो एक ही चीज को 100 बार बोलती हूँ, तो उसको आप कॉपी पे लिख लिया करो, ठीक है। तो शार्क जो होता है यूरिया निकालता है। यूरिया क्यों निकालता है? क्योंकि उसको अपने बॉडी का क्या मेंटेन करना होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करना होता है। जितने भी मैराइन एनिमल होते हैं वो सब क्या निकालते हैं? वो अमोनिया निकालता है। अब शार्क यूरिया क्यों निकालता है ये समझते हैं। अब शार्क के साथ कहानी है, मैंने आपको क्या बोला कि वो ज्यादा ना सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? आओ पहले डिटेल देख लो, शार्क देख लो। तो यूरिया लाइन क्या होते हैं? जो कि वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे सैल्मन फिश, ये लोग खाते भी हैं, ठीक है ना। स्टेनोलाइन जो होते हैं वो ज्यादा जो है सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें क्या निकालना पड़ता है? यूरिया। ऐसा क्यों होता है वो हम समझते हैं, और ये मैंने क्लास 11th में पढ़ा भी चुका है, ठीक है। आप चाहें तो वो लेक्चर लगा सकते हैं, पर मुझे एक्जैक्टली नाम याद नहीं उस लेक्चर का, पर ठीक है मैं समझा देती हूँ। देखो क्या होता है कि जब भी कोई अमोनिया बहुत ज़्यादा बाहर निकलता है, ठीक है, तो अमोनिया क्या है? एक टाइप का सॉल्यूट है, ओके। अमोनिया क्या है? एक टाइप का सॉल्यूट है, ओके। अब उनके बॉडी में अमोनिया भरे जा रहा है, ठीक है। तो वो अपने बॉडी से अमोनिया बाहर निकालते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हाँ मैम। पर अगर मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाता है तो वो अमोनिया बाहर नहीं निकाल सकता है, ठीक है। क्यों नहीं निकाल सकता है? क्योंकि बाहर जो है हम ये मानते हैं कि सी वाटर में, ध्यान से समझना मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं, सी वाटर में नमक बहुत ज़्यादा है और एज कंपेयर टू उसकी बॉडी में अमोनिया बहुत कम है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रही हूँ मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी में जो है, जिस मान लो शार्क की बात कर रहे हैं, जो शार्क है जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है उसके बाहर नमक बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, और उसके कंपैरिजन में उसकी बॉडी में अमोनिया कम है, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। ऐसी कंडीशन में होगा क्या? ऐसी कंडीशन में होगा ये कि शार्क की बॉडी से पानी के साथ अमोनिया बाहर जाने लगेगा, पानी भी बाहर जाने लगेगा। क्या समझाई मैं? शार्क जो है वो ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए वो अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकालती है। कारण ये है कि शार्क को अगर आप समंदर वाले पानी में रख दोगे, वो जो कि रहती भी है, समंदर वाले पानी में अगर वो अमोनिया बाहर निकालने लगेगी बच्चों, तो होगा ये कि उसकी बॉडी में मैं मान लो शार्क हूँ, ठीक, मेरी बॉडी में पानी अच्छा खासा है और अमोनिया भी है, पर जिस एनवायरनमेंट में मैं मैराइन एनवायरनमेंट में रह रही हूँ वहां पर नमक बहुत ज्यादा है और पानी उसके कंपैरिजन में, सिर्फ मुझे क्या मतलब है बाकी समंदर में क्या चल रहा है, इतने में मेरे क्या है, नमक बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट बहुत ज्यादा, सॉल्वेंट कम है। मेरी बॉडी में सॉल्वेंट जो है अच्छा प्योर वाला है, सॉल्यूट भी उतना, मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो मेरा जो सॉल्वेंट है ना वो ऑस्मोसिस से क्या होने लगेगा? बाहर जाने लगेगा, और मेरी स्किन क्या हो जाएगी? ड्राई हो जाएगी, ठीक। तो मेरी बॉडी ने अमोनिया को क्या कन्वर्ट कर लिया? यूरिया। अब दोनों में क्या हो गया? सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बराबर हो गया। तेरे पास जितना नमक है ना, मेरे पास भी उतना नमक है। अब होगा ये कि जो है पानी का आदान प्रदान मतलब एक्सचेंज जो है वाटर का इतना आसान से नहीं होगा, तो स्किन जो होगी वो ड्राई होने से बच जाएगी, ठीक है। तो शार्क यूरिया इसलिए निकालता है क्योंकि उसको अपनी स्किन को ड्राई होने से बचाना है, ठीक है, ड्राई स्किन प्रिवेंशन, ठीक है, ओके। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप उसको थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिए। तो क्योंकि उसे अपनी स्किन को बचाना है इसलिए वो यूरिया निकालता है। अब सोचो समंदर में दो रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो एक सॉल्ट को टॉलरेट कर पाता है, जैसे साल्मन एक को नहीं टॉलरेट कर पाता, जिसकी वजह से अगर वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा है तो वो अपना सारा पानी लॉस कर देगा और वो मर जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो क्या बोलता है कि मैं अमोनिया को यूरिया बना लूंगा, अब हम दोनों के बीच में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट बराबर है तो कोई किसी को कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसी कहानी में जो शार्क है वो सर्वाइव कर जाती है। क्लियर हो गया? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नाउ ये तो हुई रेंज ऑफ टॉलरेंस की बात कि कौन कितना नमक टॉलरेट करेगा। ऐसे ही ये तो हुआ, मैंने आपको बताया कि पानी में जो है, मैंने आपको बोला कि पानी में नमक का कॉन्सेंट्रेशन, तो वाटर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है समंदर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का कि नमक, पानी कम है नमक ज़्यादा तू यूरियोलाइन है, पानी ज़्यादा नमक कम है तू स्टेनोहेलाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं क्या वाटर किसी वेजिटेशन को भी फर्क करता है? जी हाँ, और हम लोग तो लाइट और टेम्परेचर से वेजिटेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं जो इक्वेटर के पास
आसपास जो पौधे उगते हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं, और यहाँ पर वर्षा जो है करीब 250 से 400 सेंटीमीटर होती है, जो कि अच्छी खासी, और टेम्परेचर भी यहाँ अच्छा खासा होता है, ठीक है। उसके बाद ये एवरग्रीन है, इनके पत्ते कभी नहीं झड़ते, अच्छे लंबे लंबे होते हैं, बड़े बड़ी कैनोपीज होती हैं इनकी, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस का मतलब एक समय ऐसा आता है कि इनके पत्तियां झड़ जाती हैं, इनके में इसके अपेक्षा इसमें थोड़ी कम रेन होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर में। टैगा में हम बात करते हैं, टैगा में कॉनिफरस ट्रीज आते हैं पर वो झड़ते नहीं है, ठीक है। ओके, जैसे फिर हो गया, इसमें आता है, इसमें करीब 100 to 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इसके ऊपर जब आप जाते हैं, जो इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रहे हैं आप ऐसे, तो अब आते हैं टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये भी बीच में झड़ जाए, टैगा कभी झड़ता नहीं, ये भी एक टेम्परेट फॉरेस्ट ही है, और जो है आपका डेसिडुअस झड़ते हैं। यहाँ पर बारिश और कम हो गई, 75 से 150 सेंटीमीटर। अब उसके बाद आते हैं चैपरल फॉरेस्ट, इसमें जो है बारिश और कम हो गई, 50 to 75 सेंटीमीटर हो गई। इसमें क्या होता है, ड्राई समर्स होते हैं और रेनी विंटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रासलैंड एंड सवाना। ग्रासलैंड एंड सवाना क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है बारिश बहुत ही कम है, मतलब इतनी कम है कि पोलर रीजन में जितनी बारिश होती है उतनी यहाँ होती है, जिसकी वजह से जो पेड़ है वो बहुत डेवलप नहीं हो पाते, घासें बनती हैं, देखो 25 से 75 सेंटीमीटर। यही बारिश कहाँ पर होती है, आपकी टुंड्रा प्रदेशों में भी होती है, जहाँ बारिश और बहुत ही कम है, सनलाइट बहुत ही कम है, और आपका टेम्परेचर बहुत ही कम है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेजर्ट और टुंड्रा में सेम बारिश होती है, ठीक है। बारिश की बात कर रही हूँ मैं, टेम्परेचर की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा होता है, बारिश कम होती है, और टुंड्रा प्रदेशों में हमेशा टेम्परेचर बहुत कम होता है और बारिश भी बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये होता है डेजर्ट में क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या होता है, कैक्टस होता है, ये सारे प्लांट्स होते हैं। तो आपने ये समझ में आया कि सिर्फ सॉल्ट, पानी का अमाउंट मैटर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ पानी का अमाउंट तो सिर्फ जीवों के लिए मैटर नहीं करता है, पानी का अमाउंट वेजिटेशन के लिए भी बहुत मैटर करता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि टाइप ऑफ वेजिटेशन इज नॉट डिपेंडेंट ओनली द टेम्परेचर एंड लाइट, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द वाटर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कितना पानी है आपके पास, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो हमेशा पानी में डूबे हुए रहते हैं, मतलब अच्छा खासा पानी होता है वहां पे, ठीक है। तो इनका जो स्टेम होता है वो होता है सॉफ्ट, ठीक है, डन है, और इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं होती। जैसे रैनकुलस होता है, रैनकुलस की जो फैमिली है वो रैनकुलेसी फैमिली है, ठीक है। उसके बाद स्क्लेरेटस एंड एप्लूडा, ओके, डन है। रैनकुलस स्क्लेरेटा एक सेम है, ठीक है, ये जीनस है, स्पीशीज है, ठीक है, रैनकुलस स्क्लेरेटा और आपका एप्लूडा। सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये हमेशा जो है सॉफ्ट, ये रैनकुलस, ठीक है। सो अगर आप देखो तो इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती है इसकी, क्योंकि पानी में है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि बढ़िया अच्छी खासी हो तो आपके पास मिट्टी अच्छी होनी चाहिए ताकि सॉइल बढ़ सके, रूट बढ़ सके, ठीक है। नेक्स्ट इज मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स कौन से होते हैं, मीजोफाइट्स वो होते हैं जैसे जितने भी आपके ग्रास होती हैं, वीट हो गया, राइस हो गया, जितने भी बाकी क्रॉप्स है जिनको बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता ना, बहुत ज्यादा चाहिए होता ना, बहुत कम होता है, उन्हें हम कहते हैं मीजोफाइट बच्चों, ठीक है। एक होता है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट तो बेटा ऐसा है कि इनको चाहिए ही नहीं पानी, ठीक है, इनको पानी चाहिए ही नहीं है, ये वो होते हैं जीरो। जीरो का मतलब नो पानी, जीरो से बेसिकली जीरो का मतलब डेजर्ट में होने वाले, पर जीरो को जीरो से याद रखो कि यहाँ पर पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे कि कैस्यूरिना, एकेशिया और टैमरिक्स, ठीक है। कैजुरिना, ये हो गया कैजुरिना, ठीक है, दिस इज द कैजुरिना का, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हाइग्रोफाइट जो पानी में डूबे हुए रहते हैं, मतलब बहुत पानी होता है, मीजोफाइट ज्यादा, जितने भी आसपास प्लांट दिख रहे हैं एक्चुअली दे आर मीजोफाइट्स, और बिल्कुल जो ड्राई जगहों पे रहते हैं जैसे रेगिस्तान में रहते हैं वो होते हैं आपके जीरोफाइट, जैसे कैक्टस, अकेशिया, ये सारी चीजें, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं क्या वाटर अवेलेबिलिटी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को भी फर्क करती है। जी हाँ, वाटर अवेलेबिलिटी प्लांट को भी फर्क करती है, एनिमल्स को भी फर्क करती है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो होते हैं, अब आपको मान लो जैसे मैं हूँ, ठीक है, मुझे पानी का सोर्स क्या है बच्चों, मेरा पानी का सोर्स है भैया कोई नदी हो गई, कोई डैम हो गया, वहां से पानी आता है, ठीक है। ऐसे जंगलों में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पानी का सोर्स कौन होता है, नदी होता है, तालाब होता है। पर कई जगह ऐसे होते हैं जहां पानी होता ही नहीं है, ठीक है, जैसे कंगारू रैट, ये जो है अर्थ में पाया जाने वाला सबसे हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकालने वाला ऑर्गेनिज्म है। सबसे गाढ़ा यूरिन इसी का निकलता है। गाढ़े का मतलब ये है कि यूरिन भी सॉलिड ही कर देते हैं, क्योंकि इनके बॉडी में पानी ही नहीं है, क्योंकि पानी पीते ही नहीं कभी, ये अपने जीवन काल में कभी पानी नहीं पीते। कंगारू रैट के साथ कहानी ये है
ठीक है, कि ये कभी पानी नहीं पिएगा। कहानी आगे समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम वाटर अवेलेबिलिटी की जब बात ही कर रहे हैं तो सबसे पहले हम एक्वेटिक हैबिटेट्स की बात करेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स मतलब जो प्लांट पानी में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफ्लाइट्स प्लांट्स। और ये जो हाइड्रोफाइट प्लांट होते हैं इनके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा इज द मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेनकाइमा, जो कि इनकी लीव्स को बेयोंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से लीव्स पानी में तैरना शुरू कर देती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। सो हाइड्रोफाइट पोजेस एरेनकाइमा टू सपोर्ट देम इन द वाटर। वाटर में तैराने में मदद करते हैं, नहीं तो डूब जाएंगे पानी में, फिर फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट कंटेंट। क्लैरिटी ऑफ वाटर भी बहुत मैटर करता है। सॉल्ट कंटेंट, डेप्थ ऑफ द वाटर, वेव्स और स्पीड ऑफ द वाटर, ये भी डिटरमाइन करती है कि उस जगह पर कैसे प्लांट होंगे और कैसे एनिमल्स होंगे। लल्ला समझ में आ रही बात। क्योंकि आपको मैंने लाइट में पढ़ाया था कि जब आप सी के नीचे जाते हैं तो वहां पर प्रोड्यूसर नहीं पाए जाते क्योंकि वहां लाइट ही नहीं पहुंच पाती है। सो आप पानी के भी अमाउंट पर ये बता सकते हैं कि उस जगह पर कौन सा वेजिटेशन होगा और कौन से एनिमल्स होंगे। जैसे कि क्लैरिटी ऑफ वाटर हो गया, सॉल्ट कंटेंट हो गया, डेप्थ हो गया, वेव ऑफ वाटर हो गया, स्पीड ऑफ वाटर हो गया, ये सब हमको ये बताते हैं कि वहां पर कैसा वेजिटेशन होगा और कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे। ठीक है, नाउ हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो तो बाहर से पानी पी लेते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स को तो ज्यादा लफड़े करने की जरूरत ही नहीं, पानी तो वहां अवेलेबल ही है। पर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन पर पानी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब कहानी ये है कि देखो ध्यान से मेरी बात समझना, क्या कहानी होती है। मान लो कि किसी मराइन फिश को, ध्यान से सुनो, हम लोग ऐसा करते भी, हमने सालमन के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे भी हैं ऐसे। ठीक है, और 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर मेराइन एनवायरनमेंट से सालमन को उठाकर अगर किसी फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो क्या होगा बोलो। अब सालमन के फिश में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट, सालमन जो फिश है उसके अंदर बॉडी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है। जब वो फ्रेश वाटर में आई तो बोली फ्रेश वाटर फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मूवमेंट हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। अगर फ्रेश वाटर अंदर मूव करने लगे तो सालमन फट जाएगी। तो सालमन जो होती है वो क्या डेवलप कर लेती है, वैक्यूल्स, जिसकी वजह से वैक्यूल एक्सेस वाटर को बाहर करते जाते हैं। फिर जब इसी सालमन को जब हम मैराइन में एनवायरनमेंट में रह के जाते हैं तो वाटर जो वैक्यूल बनाया था उसने वो गायब कर देती है और फिर से सर्वाइव करने लगती है। फिर से इसको जब तुम लेके आओगे फ्रेश वाटर में तो सर्वाइव नहीं करेगी क्योंकि वैक्यूल दोबारा नहीं बन पाता। यहीं अगर आप किसी फ्रेश वाटर फिश को किसी मैराइन एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे तो वो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी बेटा जी? ये मैडम जी इसलिए जाएगी क्योंकि बाहर एनवायरनमेंट में सॉल्ट बहुत ही ज्यादा है और फ्रेश वाटर बहुत ही कम है। उसकी एज कंपेयर टू उसकी बॉडी में फ्रेश वाटर ज्यादा है और सॉल्ट बहुत कम है। उसकी बॉडी में एक वैक्यूल है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से पूरी मछली का सारा अच्छा वाला पानी बाहर हो जाएगा और मछली मर जाएगी। तो सैल्मन को हम माइग्रेशन करा सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। सैल्मन माइग्रेटरी फिश है जबकि फ्रेश वाटर फिशेस माइग्रेटरी फिशेस नहीं होती। तो आपको मैंने ये बताया कि वाटर का जो सॉल्ट कंटेन है, वाटर का जो अमाउंट है वो भी किसी स्पीशीज के माइग्रेशन को मदद कर सकता है। ठीक है, जैसे लाइट टू टेम्परेचर कर रहे थे। ऑर्गेनिज्म फाउंड इन फ्रेश वाटर हैव अ प्रॉब्लम विद एक्सेस इंटरनल वाटर बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। ठीक है, जो फ्रेश वाटर फिशेस रहती है उनके साथ प्रॉब्लम ही बड़ा ये है कि फ्रेश वाटर जो है इनकी बॉडी में धड़ाधड़ अंदर जाने लगेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बॉडी में थोड़ा तो सॉल्ट होगा, फ्रेश वाटर में बिल्कुल सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं है तो सारा पानी अंदर जाने लगेगा। इसके लिए भगवान ने उनको आशीर्वाद दे के भेजा, लो कन्या तुमको हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देते हैं, एक्सेस वाटर आएगा तो उसको तुम फेंक देना। ठीक है, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द ओशन और द सॉल्टिश वाटर हैव अ प्रॉब्लम विद लो इंटरनल वाटर। इनके साथ कहानी क्या है, इनके में एक्सोस्मोसिस हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया। अब सॉल्ट पानी में पाए जाएंगे, मेरे अंदर फ्रेश वाटर है, मेरे अंदर क्या है, फ्रेश वाटर है भैया। फ्रेश वाटर में जो फिशेस पाई जाती है उसमें पानी अंदर आने का चांस होता है और जो सॉल्टिश वाटर में जो मैराइन एनवायरनमेंट रहती है उसमें पानी बाहर जाने का चांस होता है। तो अगर वो फिश यूरियालाइन है, ज्यादा सॉल्ट टॉलरेट कर लेती है तब तो वो सर्वाइव कर जाएगी, और अगर नहीं अगर वो स्टेनोलाइन है तो मर सकती है। इसलिए शार्क अब मेंटेन करने के लिए क्या निकालने लगती है, यूरिया। ठीक है, क्या मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इन ओशन एट द डेप्थ ऑफ मोर देन 200 मीटर कोई प्रोड्यूसर नहीं होता। ये हमने लाइट में भी सीख लिया था, कोई प्रोड्यूसर नहीं होता, कोई फोटोसिंथेसिस वहां नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई एयर सैक नहीं होते, एयर जाने का, लाइट जाने का कोई चांस नहीं होता।
ऐसे ही अच्छा वहां पर भी क्या पाए जाते हैं, वहां पर सीधे कंज्यूमर पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि क्या स्ट्रीम्स एंड इंटरटाइडल जहां पर जो है पानी बह रहा है वहां पर कोई होते हैं, जी हाँ, वहां पर रिबन शेप वाली लीव्स वाले पौधे होते हैं, ठीक है। और वहां पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जाने चाहिए, जहां पर वाटर करंट तेज है वहां पर अच्छा स्ट्रॉन्ग स्विमर वाला ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। डेप्थ, एकदम डेप्थ पे क्या पाए जाते हैं, एकदम डेप्थ पे कुछ नहीं हो रहा, उनको बस खाना मिलता जाएगा, वो खाते जाएंगे। एकदम डेप्थ पे कौन से ऑर्गेनिज्म और कौन से पौधे पाए जाते हैं, एकदम डेप्थ पे पाए जाते हैं लल्ला आपके वो ऑर्गेनिज्म, वो पौधे जो अटैच रहते हैं सरफेस से, ठीक है। और जो इंटरटाइडल रीजन में होते हैं वो हमेशा थोड़े लंबे लंबे ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे फैलने वाले होते हैं। तो इंटरटाइडल रीजन में हमेशा रिबन शेप वाले पौधे और स्ट्रॉन्ग स्विमर वाले एनिमल्स पाए जाएंगे। क्लियर है? जब आप वाटर में जाएंगे तो वहां पर सेसाइल एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? और ये सेसाइल एनिमल कहाँ होते हैं, किसी जो है आपके स्टोन के अंदर होंगे, किसी पत्थर से चिपके होंगे, ठीक है। सेसाइल एनिमल कौन कौन से, जैसे सी एनीमोन एंड लिम्पेड, और सेसाइल प्लांट है फिकस और लैमिनेरिया, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं, ठीक है। वैसे बॉटम पे भी पाए जाने वाले जो आपके वो होते हैं प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं। क्यों बड़ी बड़ी होती है? क्योंकि उनको अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन करना है, तो बड़ी बड़ी लीव्स वो ऐसे खड़े रहेंगे, बड़ी बड़ी लीव्स ऐसे घूमते रहेंगे, हमें दे दो, हमें दे दो, हमारा मेल पार्ट हमें दे दो, दे दो, दे दो। उनकी भी लीव्स बड़ी बड़ी ही होती है, ठीक है। इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जब भी हम बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि उस पानी का पीएच कैसा है, ठीक है। ओके, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगर किसी पानी का 7 पार्ट्स पर मिलियन जो है उससे कम है, ठीक है, उससे कम है, और ठीक है, और अगर 30 to 35 पार्ट पर मिलियन उससे ज्यादा है, तो इसके हिसाब से मतलब आप समझिएगा, इससे कम हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, ये क्या है मतलब 30 to 35 ठीक ठाक है। पर अगर आप 100,000 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा हो गए तो आप क्या हो, हाइपर सलाइन हो, हाइपर सलाइन लगून्स में पाए जाओगे आप, ठीक है। नाउ सम ऑर्गेनिज्म जो है यूरिया लाइन और स्टेनोलाइन के बारे में हम बात ही कर चुके हैं। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन द सी वाटर। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? मैंने आपको पढ़ाई दिया कि अगर आप किसी फ्रेश वाटर फिश को सलाइन एनवायरनमेंट में डालोगे तो सारा पानी लॉस कर देगी और मर जाएगी। इसी कर लिए ये ज्यादा सॉल्ट टॉलरेट नहीं करती शार्क, इसीलिए अपने बॉडी में क्या बना के रखती है, यूरिया, कि तेरे पास कोई दिक्कत नहीं, तेरे पास बाकी सॉल्ट है, मेरे पास यूरिया है, तो हम दोनों का जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, तो ज्यादा पानी ना मैं लूंगी ना ज्यादा पानी दूंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? सो ये आपको समझ में आया कि वाटर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लाइफ। वाटर विल डिसाइड, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। वाटर विल डिसाइड कि किस प्रकार का वेजिटेशन किस एरिया में बनेगा और किस प्रकार के एनिमल्स किस एरिया में बनेंगे, ठीक है। दो चीजें यहां पर बहुत मैटर करती, क्वालिटी ऑफ वाटर एंड अमाउंट ऑफ वाटर। अगर बहुत ज्यादा पानी वहां पर है तो वहां पर वेजिटेशन कैसा होगा, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अगर वहां पर पानी कम है तो वहां उस प्रकार का वेजिटेशन होगा जैसे टुंड्रा और डेजर्ट, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, पानी फ्रेश वाटर होता है, मेराइन वाटर होता है। फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर वाली फिशेस होती हैं, उनको मेराइन में डालोगे तो मर जाएगी। मेराइन वाले को थोड़ा माइग्रेटरी जो है एडवांटेज मिला होता है, एग्जांपल इज सैल्मन। अगर मेराइन में भी अगर आप बहुत सॉल्ट में बैठे रहते हो, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम तो जिंदा रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप नैरो रेंज सॉल्ट टॉलरेट करने वाले हो जैसे कि शार्क, तो आपको दिक्कत हो सकती है। एग्जाम्पल इज द शार्क एंड इसे हम कहते हैं स्टेनोहेलाइन, ठीक है। फिर हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ज्यादा बारिश तो ट्रॉपिकल, कम बारिश तो टेम्परेट, उससे कम बारिश तो आपके टुंड्रा और डेजर्ट। ये कहानी क्लियर हो गई। सो वाटर इज सेकंड वन ऑफ द, पहला कौन सा था, टेम्परेचर। मैंने भले ही सेकंड लाइट पढ़ा है, पर आपको कंठस्थ करना है कि पहला एबायोटिक फैक्टर जो आपके इकोसिस्टम को अफेक्ट करता है और आपका इकोसिस्टम ही चेंज कर देता है वो है टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट, चौथा है सॉइल। सॉइल का तो सिर्फ आपके एनसीईआरटी में नाम दिया, पर पढ़ना है अपने को, ठीक है। वाटर इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। इनफैक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ ओरिजिनेटेड इन द वाटर एंड इट इज अनसस्टेनेबल। वहां पे नॉट सस्टेनेबल, देखो सस्टेनेबल लिख दिया था, ठीक है। अनसस्टेनेबल होगी अगर पानी नहीं होगा। इट्स अवेलेबिलिटी सो लिमिटेड इन डेजर्ट, आपको पता है। तो वहां पर जो है पौधे हो चाहे ऑर्गेनिज्म हो, वो अपना एडेप्टेशन कर लेते हैं। अब कंगारू रैट कहां से पानी निकालता है, बताइए मेरे साथ। कंगारू रैट कहां से पानी निकालेगा? कंगारू रैट अपने सेल के मेटाबॉलिज्म से पानी निकालता है। वो क्या करता है कि अपना जो भी फूड मॉलिक्यूल खाता है उससे तोड़ तोड़ के पानी निकालता जाता है और उसे यूटिलाइज कर देता है। वो कभी सूसू ही नहीं करता, ठीक है। समझ में आई बात? और अगर मैं कैक्टस की बात करूं, अगर वो उसके पास लीव्स होती इतनी गर्मी में तो सारा पसीना ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में बाहर निकाल देती। तो उन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को मॉडिफाई कर लिया और जो है कांटे बना लिए, ठीक है। So make it possible for organism to live there. The productivity and the distribution of plant is also heavily dependent on water. You might
think that organism living in ocean, lakes, rivers should not face any water related problem? तो ऐसा नहीं, आपको मैंने बताया। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर की क्या क्वालिटी है, कैसे केमिकल कॉम्बिनेशन है, क्या पीएच है, ठीक है, ये सब बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करती है कितना पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट है। 5 है, ठीक है, 30-35 ठीक ठाक है, पर 100 से ऊपर चले गए तो हाइपर सलाइन रीजन में हो आप, ठीक है। अगर आप जो है, अगर आपका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 5 इनलैंड वाटर, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है, हमारा सॉल्ट इतना चलेगा। हमारा जो नॉर्मल वाटर बॉडीज होते हैं उसमें 5 पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट रहता है, पर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, ये होता है सी का सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन। पर अगर आपका मोर देन 100 पार्ट्स पर मिलियन हो गया तो आप हाइपर सेलुलर लगून्स में रहने वाले ऑर्गेनिज्म या वेजिटेशन है। सम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्ट टॉलरेट करते हैं, इनको हम यूरिहेलाइन कहते हैं। कुछ कम टॉलरेट कर पाते हैं, उन्हें हम स्टाइरोहेलाइन कहते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज जो होती हैं बहुत देर तक सी वाटर में नहीं सर्वाइव कर सकती, ठीक है, क्योंकि उनको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम आ सकती हैं, और कैसे आएंगी ये मैंने आज आपको समझा दिया। सो आज आपको ये समझ में आ गया लल्ला कि इकोसिस्टम में सिर्फ लाइट और टेम्परेचर ही नहीं है, वाटर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, वो मर जाएंगे, ठीक है। तो डिपेंडेंट कि कितना पानी है आपके पास वैसे वेजिटेशन होगा, ठीक है। सो आज हमने सीखा एक अनदर एबायोटिक फैक्टर जो आपके इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है। अगर आप ऐसे ही मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्यूट से लेक्चर चाहते हैं तो आप जाइए क्लास 12 बायोलॉजी में, मेरी फोटो पे क्लिक करिए, ये चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आप ध्यान से देखिए, लेक्चर्स को पढ़िए, हिंदी मीडियम चैनल को सब्सक्राइब करिए और मजे करिए, लेक्चर्स को देखिए, पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू सो मच बच्चों एंड बाय बाय।